क्या बात है, मोबाइल जीत रही है। पूरा पढ़ो उसको, थोड़ा सा पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। पूरा पढ़ो जब पढ़ो तो। और मुझे भी यार काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन अभी करनी है, और उसके बाद जो है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम बहुत ही करीबी है। हम भी दे देते हैं यार, फुर्सत होते हैं जल्दी से। फुर्सत क्या यार, प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई है, करना ज़रूरी। चलो खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके लुक एट दिस, ये है हमारा एनसीईआरटी, आपको पढ़नी है। तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने बात की हुई थी लाइट रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी पिगमेंट सिस्टम 2 के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, एलएससी कंपोनेंट क्या होता है, ओईवी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपके ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं। फिर मैंने आपको रिएक्शन सेंटर बताया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम है मेनली जो है पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 के बीच में जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन बताया। अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। बस जो नैनोमीटर है, दोनों अलग अलग टाइप के नैनोमीटर को एब्जॉर्व करेंगे, ये इनकी एक अलग खास बात होती है। और ये डिपेंड करता है इनके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और भी कई चीज़ों के ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आपको वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल इलेक्ट्रॉन ही पिगमेंट सिस्टम के अंदर जाएगा, बाकी हाइड्रोजन आयन हमारा थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करोगे, टोटल कितना हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में जाएगा? 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो ल्यूमेन के अंदर चला जाएगा। द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात मैंने बताई हुई थी कल, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी। पिगमेंट सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा पिगमेंट सिस्टम 1 के पास में, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 1 के पास में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई और सोर्स मौजूद नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, पहली चीज़ भाई साहब, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर पिगमेंट सिस्टम 2 है और पिगमेंट सिस्टम 1 है। पिगमेंट सिस्टम 2 के पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आता है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मतलब रिएक्शन सेंटर में जाता है। रिएक्शन सेंटर पे सनलाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद जाता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास। फिर प्लास्टोक्यूनॉन के बाद फिर वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और फिर उसके बाद प्लास्टोसायनिन के पास, और प्लास्टोसायनिन के बाद वो जाता है रिएक्शन सेंटर 2 में। सॉरी, हाँ, रिएक्शन सेंटर 2 चाहे बोल दो, चाहे पिगमेंट सिस्टम 1 बोल दो, सॉरी पिगमेंट सिस्टम 1 ही बोलो, रिएक्शन सेंटर 2 मत बोलो। यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बात, कल मैंने जो एक चीज़ बेसिक आपको बताई थी वही मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो, ये होता है हमारा पिगमेंट सिस्टम 2, जो कि 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एंटीना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल, 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे होता है वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन और बनता है हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पिगमेंट सिस्टम 2 में जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास में, और फिर इसके ऊपर पड़ती है सनलाइट। सनलाइट तो पड़ती ही रहती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन के पास। प्लास्टोक्यूनॉन के पास पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जो अंदर एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम से जाते हैं वो एक एक करके जाते हैं, पहले एक पहुंचता है फिर उसके पीछे एक और पहुंचता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। प्लास्टोक्यूनॉन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइटोक्रोम B6 में भी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन इसके आगे क्या होता है? प्लास्टोसायनिन होता है। प्लास्टोसायनिन के पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वापस प्लास्टोक्यूनॉन में लौट जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्लास्टोसायनिन के पास में आता है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऊपर का रीजन होता है ये स्ट्रोमा है, और अंदर का जो रीजन है वो आपका ग्रेना का थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए मूव करके ल्यूमेन के अंदर चला आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में 2 हाइड्रोजन आयन जो है अंदर आते हैं। तो 2 हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए।
आपको इतना ध्यान में रखना है, जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं इसको आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होने के लिए 2 हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ ल्यूमेन में चले आते हैं। कहां से? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में चले आते हैं। इनका काम ये है कि भैया ये ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तभी हाइड्रोजन आयन आएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया प्लास्टोसायनिन के बाद। प्लास्टोसायनिन के बाद यहां पे होता है पिगमेंट सिस्टम 1। क्या होता है? पिगमेंट सिस्टम 1 होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है पिगमेंट सिस्टम 1 पे, और वहीं पिगमेंट सिस्टम 1 के ऊपर भी सनलाइट पड़ती रहती है। सनलाइट से इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होकर के ट्रांसफर हो जाता है फेरोडॉक्सिन में, और फेरोडॉक्सिन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है NAD के साथ में, NADP के साथ में, और बना लेता है NADPDPH प्लस बना लेता है। और इसके बाद ये आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रोमा में होता ही है। ठीक है, तो स्ट्रोमा में अगेन जो है हमारा क्या होता है? केल्विन साइकिल शुरू हो जाती है, डार्क रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो ये एक पूरी की पूरी प्रोसीजर थी जो मैंने आपको कल समझाई हुई थी। ये पूरी प्रोसीजर आपको यही चीज़ समझना है। तुम बच्चा ना हमेशा लेट आओ, तुम लेट आओ मुझसे, और उसके बाद फिर जो है जब सारी कहानी ख़त्म हो जाए तो फिर आओ। अब शुरू से तो नहीं समझा सकता ना। तो कल का मैंने रिवीजन कराया है, देख लेना वीडियो को भगा करके थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि ये चीज़ आपको जो रिवीजन कराया, जिस साइकिल को जैसे रिवीजन कराया उसको उसी तरह पढ़ लो। देखो मुझे यहाँ से लग रहा है कि आपको आ रहा होगा, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बेसिक से समझाता रहता हूँ बस भाई। चलो, तो ये पिगमेंट सिस्टम 2 था, पिगमेंट सिस्टम 1 था। अगर कोई आपसे कहता है कि पिगमेंट सिस्टम 2 और 1 के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो सिंपली सी बात है, पहली चीज़ आप बताएंगे कि सर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 में नहीं होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है। पिगमेंट सिस्टम 2 पहले आता है, पिगमेंट सिस्टम 1 बाद में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखो साइकिल में कोई चीज़ पहली और बाद नहीं होती। अगर कोई चीज़ गोल चीज़ है तो उसमें कोई चीज़ पहला और बाद नहीं होता, सब पहला और सब बाद होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा दिखाया गया डायग्राम में, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 1 एक तरह से किसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है? पिगमेंट सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद बीच में मैंने 2 नाम आपको बताए। एक बताया मैंने आपको प्लास्टोक्यूनॉन और प्लास्टोसायनिन। तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है वो पिगमेंट सिस्टम 2 के पास में होता है, प्लास्टोसायनिन जो होता है वो पिगमेंट सिस्टम 1 के पास में होता है। एक को हम लोग PQ कहते हैं और एक को हम लोग PC कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? यार देखो क्या बात है, मैं आपको कुछ बातें क्लियर मैं कर देता हूँ। देखो यार, पहली चीज़ मेरी तरफ से देखो, सियोरिटी को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज़ देखो कोचिंग के ऑफलाइन अभी मैंने मैसेज आया था आकृति का। देखो मैं, आप ही लोग बच्चे हो जो एक टाइम पे पुश करते हो कि सर ऑफलाइन क्लासेस के लिए कर दो। आप ही में से कुछ बच्चे पुश करते हो, आप ही में से कुछ बच्चे हो जो भाई नहीं चाहते हो। आप ही लोग चाहते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे शुरू में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोले सर ऑफलाइन क्लासेस दैट्स गुड सर, हम उसी में जाएंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोल देता हूँ भाई ठीक है बच्चे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आने के लिए कह रहे थे इसी बेसिस पर। मेरा कोई देखो, मेरा कोई वो नहीं है, पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भाई आपको क्लास आना है कि नहीं आना है। ठीक है, ये आपके ऊपर मर्जी है, मैं आपके ऊपर छोड़ा हुआ हूँ बातों को। आओगे तो मैं जाऊंगा वहाँ पे, नहीं आओगे तो फिर क्यों जाऊंगा वहाँ पे। तो सिंपली सी देखो बात है, मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप नहीं जाओगे तो उधर पे वहाँ से देखो 2-4 बच्चे आ रहे हैं, कोई कह रहे थे कि कोई बच्चे कुछ आ रहे हैं वहाँ पे, आना चाहते हैं कुछ बच्चे जो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। कौन से बच्चे हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? यार आ जाए मुझसे ऑनलाइन पढ़ ले। मैं तो यही चाहूँगा ना, मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मुझसे जुड़ करके पढ़ ले। गलत बात ये होती है कि मैं क्लास तो ले रहा हूँ आपकी, पर कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं हाँ मेरी कोई लाइव क्लास चलती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एडवर्टीज़मेंट आप लोग कर दो। ठीक है ये मैं सही मानता हूँ। ठीक है, यही मैं सही मानता हूँ कि अगर आपको बेनिफिट होता है तो बच्चा खुद जाके बोले कि नहीं फलाने सर से जो है हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हमें जो है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हाँ मैं कहीं एडवर्टीज़मेंट नहीं करता। देखो मेरे तो लाइव क्लास के नीचे कोई पट्टी भी नहीं टहल रही होती कि जो है, ऐसा नहीं, मुझे लगाना नहीं आता है वो पट्टी मैं चाहूँ एक सिंगल क्लिक में अभी लगा दूँ तो वो नीचे वो पट्टी चलनी शुरू हो जाएगी। आई थिंक ऑप्शंस होगा मेरे पास में अभी। ठीक है, बट मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें करना क्या पड़ता है यार, क्यों करना पड़ता है?
ठीक है। पट्टी वाला ऑप्शंस यहाँ पे मे भी रहेगा जो है, मुझे नहीं पता कहाँ पे रख दिया मैंने, बट था जो है, जिसमें वो पट्टी यहाँ पे चलनी शुरू हो जाती थी, तो मैंने सब ऐड किया हुआ था। अभी सब देखना पड़ेगा कि सब कहाँ पे चला गया। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि नहीं करता हूँ यार एडवर्टीजमेंट जो है, थोड़ा सा आलसी किस्म का हूँ इस मामले में। हाँ ठीक है, मतलब देखो ये किसी को पकड़ना वकड़ना वाला काम नहीं है। बच्चा आए, बच्चा ट्रायल करे, बच्चा पढ़े, बच्चा देखे, तब बच्चा आराम से सेटिस्फाई हो करके वो करे। ठीक है, मुझे केवल किसी के ऊपर ये नहीं होता। हाँ बट ये है कि देखो क्या होता है ना कि तुम ही लोगों से क्या ही झूठ बोले। तुमको पता है कि कई लोग गार्जियन ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, अब मैं तो भाई सबको सीधा साधा मान करके भाई सब पे बिलीव कर दो तो चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर देना, ठीक है, तुम लोग अपने हो। बट क्या होता है कि कई दफ़े मेरे साथ में ऐसा नहीं कि भगवान ने मेरे साथ में कभी ऐसा, लोगों ने ऐसा बुरा नहीं किया है, किया तो बहुत ज़्यादा है यार, बट किसी को उतना मैं बोलता नहीं हूँ कि चलो ठीक है, हो गया, जो करना है कर लो, जाओ भाई, ठीक, बस वही चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, बच्चा आए, देखे, पेड करे, पढ़े आराम से, आप भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री, दुनिया टेंशन फ्री। बट जब क्या होता है ना कि मैं आपसे कहने में बहुत संकोच करता हूँ, बट आपको ये चीज़ें को समझ लेना चाहिए कि नहीं यार, सर को नीडी है, सर तो नीडी होगा ही भाई। अगर आपको इतनी मेहनत से हर एक चीज़ को कोई भी बंदा पढ़ा रहा है, कहीं से भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर आलस कर रहे हैं या सर का ऐसा मूड नहीं हो रहा है अभी, तो फिर ऐसा तो हम कभी जो है बोलते ही नहीं है कि भाई नहीं। आप देखो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसको फेस करने के लिए दो ऑप्शंस मैं हमेशा रखता हूँ। अगर मेरी क्लासेस यहाँ नहीं है तो मेरे पास में ऐप है, मोबाइल है, गूगल मीट है, जूम है, स्लाइड है, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेरी क्लास तो शायद रेयर ही केस है कि बंद हो जाएगी, बस मीडियम चेंज हो जाएगा, बस बाकी जो है वो तो रहेगा। वाईफाई तो है तो फिर सब कुछ जिंदाबाद है, वाईफाई को बस वही बचा के रखना है, बस और कुछ नहीं। बस इंटरनेट रहे तो फिर जुड़ने के तो बहुत सारे चांसेस हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपका मन हो आप आइए, नहीं मन है तो नहीं आना है, ठीक है। और कोई चीज़ छुपाया नहीं जाता है हमारे से, तो कोई चीज़ मत छुपाओ, जो आपको एक्सप्रेस करना है आप करो, आपको जो अच्छा बुरा लगता है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझदारी से सवाल पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं। तो ये पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने इतनी बातें सारी बात कर चुके थे। नाउ जितनी भी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं किताबों में, आप उसको खुद पढ़ेंगे, मैं आपको क्या ही पढ़ाऊंगा। बट ये जो मटेरियल मैंने लिया हुआ है, मैं आपके सामने बताऊं तो ये जो मटेरियल मैंने लिया हुआ है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मेरे से गलती से एक चीज़ मुंह से निकल गया था, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा सा, वो गलती ही थी, मैं थोड़ा सा मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है रिएक्शन सेंटर के पास यहाँ मैग्नीज होता है, ठीक है, Mn होता है, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप Mn कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन सेंटर के पास में क्या होता है, मैग्नीज होता है। तो ये बात आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था और दिमाग कहीं और था, क्योंकि मैग्नीशियम भी बॉन्डिंग ब्रेक के टाइम होता है, वो न्यूक्लिक एसिड का दिमाग चल रहा था थोड़ा सा। तो ये है रीज़न, ये है ना कि 2-3 जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर हम बात करेंगे उसके अंदर ATP चैनल के अंदर, तो वहाँ पे मैग्नीशियम काम करता है, तो फिर उस जगह पे आप लोग मैग्नीज, यहाँ रिएक्शन सेंटर पे आप लोग Mn कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल के वीडियोस में आपको मैंने बताया हुआ था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जितनी बातें पॉइंट आपके सामने लिखी हुई है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे पर्सनली ये लाइन जो है, तो मैंने इसको पिक कर ली थी अच्छी जगह से। तो यहाँ पे इस लाइनों को आपको कभी नहीं भूलना है, और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके एकदम बेसिक्स क्लियर करेगी ये लाइनें, ठीक है। व्हेन द P680 स्पेशल पेयर ऑफ फोटो सिस्टम टू एब्जॉर्ब एनर्जी, जब P680 और P700 जब एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, इट एंटर एन एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड P680 इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर वो एक्साइटेड हो गया तो वो सोचेगा कि हम किसको इलेक्ट्रॉन दें, कल मैंने बात आपको बताई थी। एंड कैन ट्रांसफर इट्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद वो क्या करता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो पहली बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और वो कौन करता है, प्लास्टोक्यूनॉन, सॉरी फियोफाइटिन, सॉरी मैंने प्लास्टोक्यूनॉन बोल दिया, दैट्स अ फियोफाइटिन, इसको भी अंडरलाइन आप कर लेंगे, दैट्स द फियोफाइटिन। द इलेक्ट्रॉन विल बी पास थ्रू द फर्स्ट लेग ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपका है द इलेक्ट्रॉन विल बी पास्ड ऑन थ्रू फर्स्ट लेग ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन, ये जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है, उसमें रिडक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है उसमें ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो ये जो पूरा चल रहा है ये क्या कहलाता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो एक सीरीज में चलती है, देना और लेना, देना और लेना, दैट्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। आफ्टर स्पेशल पेयर गिव अप इट इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नीड्स अ न्यू इलेक्ट्रॉन। आफ्टर द स्पेशल पेयर गिव अप इट्स इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो दे देता है, इट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, देखो यहां पे मेरी बात ध्यान सुनना, जस्ट अगर रिएक्शन पिगमेंट सिस्टम 1 है, पिगमेंट सिस्टम 2 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को नहीं देगा तो इसका रिएक्शन सेंटर खाली रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फिर लेगा। फिर जो हमारा फियोफाइटिन है, जब ये फियोफाइटिन आपका दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये फियोफाइटिन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ताकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ले सके। कहने का मतलब वही है, आफ्टर स्पेशल पेयर गिव अप इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉन, और उसे नए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने लगती है। दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी कहाँ से पूरी होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से। अ प्रोसेस कैरीड आउट बाय पोर्शन ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2, और ये कहाँ पे होता है, ये पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है, जिसको हम लोग मैग्नीज सेंटर के भी नाम से जानते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको सभी लोग, और चाहो तो आप अपने से इस पॉइंट को लिख भी सकते हो। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं पिगमेंट सिस्टम 2 के बारे में, फोटो सिस्टम 2 के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए अच्छी तरीके से। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरी कैसे हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए मैग्नीज सेंटर Mn जो है वो काम करता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाता है। द पॉजिटिवली चार्ज C80 कैन पुल इलेक्ट्रॉन ऑफ द वाटर। मैंने कल यही आपको बताया था कि मैग्नीज सेंटर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो कैरी कर सके। तो ये बात बहुत सिंपल है, जिस कारण इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन हंग्री के भी नाम से जानते हैं। कल मैंने इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये नोट्स है आपकी, आप इसको पढ़ना चाहो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। जब मैग्नीज सेंटर स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इट बाइंड विथ वन सब एक्सट्रैक्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज सेंटर के पास में जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन उससे आकर के जुड़ते हैं, रिलीजिंग 4 हाइड्रोजन आयन, साथ में वहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन भी रिलीज किए जाते हैं, साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी रिलीजन होता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2s2o मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, जिसमें ये 4 हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन आयन को ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं अबाउट 10%। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है उसमें से 10% जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और बाकी चीज़ें जो है जो कि बाकी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। बट उसका जो 10% है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाता है, ताकि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर सके, ताकि वो ATP ADP वगैरह बनाने में मदद कर सके। क्या सभी बच्चों को इसमें लिखी गई सारी बातें समझ में आ गई हैं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे बताओ, बहुत सिंपल लाइन है ना एकदम से। आई थिंक इसमें इसकी लाइनों में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चलो देखो क्या है ना कि मैंने आपको फियोफाइटिन इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, क्योंकि जितने भी आपके डायग्राम है उसमें फियोफाइटिन जो है आपको मेंशन करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज आप इतनी बात ध्यान में रखेंगे कि जब पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँचता है तो द फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फियोफाइटिन जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आपको यहाँ पे सब कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हेयर यू कैन सी द ये प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, दिस वाज द, यहाँ पे आप फियोफाइटिन लिख लेंगे। अच्छी बात हो गई कि सामने आ जाता है कोई चीज़ तो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए पढ़ना जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
तो ये आपका है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन एंड साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसैनिन एंड देन दिस। तो ये पाथवे आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके बारे में मुझे आपको, तुम अभी का ध्यान दो। देखो मैं बेहतर होता हूं किसी भी प्लेटफॉर्म के बाद 1 साल और बाद, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सारे बच्चे ध्यान दो। देखो जो मैं लेटेस्ट आपको पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट है, जो मैं लेटेस्ट आपको पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट है, जो मैंने पहले पढ़ाया है वो ठीक था, ये मानो। क्योंकि हर बार जो भी टीचर पढ़ाता है तो वो अपडेटेड होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे। यार अनअकैडमी बहुत पहले बना हुआ था, और अगर आप 2015 का लेक्चर देखोगे तो उसमें कम और ज़्यादा इमेच्योरिटी थी। अब जो जैसे से आदमी पढ़ाता है, कोई भी टीचर जैसे से आगे पढ़ाता है, उसके पास एक्सप्लेनेशंस बढ़ते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, उसके पास बच्चों के दिमाग को समझने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप जा करके अनअकैडमी पे देखो या कहीं देखो। जो यूट्यूब पे मैं डालता हूँ अगर वो है आपका तो आप उसको एक बार देख भी सकते हो। बट अनअकैडमी यार मैंने आपको बताया था, वो पढ़ाया था, बट बस वही है ना कि वो एक जॉब था। जब आप वीडियो बना के डालते हो तो आप एक जॉब की तरह काम करते हो, बट आप जब लाइव पढ़ाते हो तो आप बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हो। ये एक चीज़, दोनों में अंतर है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अपनी नॉलेज के लिए सारी चीज़ देखो, बेहतर है आपके लिए। हाँ मैंने वहाँ पे ये फियोफाइटिन वगैरह ज़रूर बताई होगी, क्योंकि वो टाइम पे मेरी फोटोसिंथेसिस मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ता था, तो उस टाइम पे मैंने नया नया सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो बहुत ही मज़ा आता है CSIR लेवल की चीज़ों को रखने में और इस सारी चीज़ों को बारे में बताने में। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी। वैसे आपकी किताब में तो इतना भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, बट यस नाम आपको थोड़े ध्यान में रखने। तो पिगमेंट सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास में गया? पिगमेंट सिस्टम 2 के पास में इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटिन के पास में। तो फियोफाइटिन क्या हो जाएगा? फियोफाइटिन में हो जाएगा भाई साहब रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। मेरे साथ इसको ध्यान देते रहना, रिडक्शन हो जाएगा। फिर फियोफाइटिन जल्दी जल्दी कहेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन नहीं रखना अपने पास, हम तो स्टेबल नहीं रह जाएंगे, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास में। और प्लास्टोक्यूनॉन के पास में जैसे ही अब ये एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर एक बार और इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अगेन जो प्लास्टोक्यूनॉन है, प्लास्टोक्यूनॉन पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो प्लास्टोक्यूनॉन कहेगा भाई हम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन जो है उठा के फियोफाइटिन इसको दे दिया, तो अब फियोफाइटिन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऐसी दोनों चीज जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या यही कहते हैं क्या? मुझे बताओ भाई, मैं केमिस्ट्री काफी दिनों पहले पढ़ा था, क्या इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्या? मुझे श्योर कर दो ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए। और मैं BSc सेकेंड ईयर में पढ़ाता था केमिस्ट्री, और वो काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल हो तो हो ही गया। चलो तब ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों में रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर प्लास्टोक्यूनॉन पास में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी अनस्टेबल हो गया, तो इसने कहा भैया हम भी नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन, इसने उठा के साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स दे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिया। अब जैसे से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिया, फिर से ये इसमें पहले ही रिडक्शन हुआ था, फिर से इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करते करते कहां पहुंच जाता है? P700 के पास में पहुंच जाता है। अब देखो अगर फियोफाइटिन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना, तो नया इलेक्ट्रॉन ये ले भी तो नहीं पाएगा, तो नए इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इसको अपना ऑर्बिट्स खाली करना पड़ेगा। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप पानी वाला पढ़े थे ना, रूट में एब्जॉर्प्शन का, एक सेल ले लेती है, जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है दूसरे सेल को दे देती है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाता है पिगमेंट सिस्टम 2 के पास में। तो इस पोर्शंस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको ध्यान में रखना है, जो थोड़ी मैकेनिज्म आपको समझाएगी कि कैसे ये हमारा ATP अंदर आ रहा है। क्योंकि इसके आगे आप अभी पढ़ेंगे कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल, या कीमियो कौन सा कोई मॉडल है ना, इसमें मैंने रखा हुआ था, डायग्राम रखा हुआ है, हाँ ये रहा, एक मिनट, हाँ ये मॉडल आपको पढ़ना है। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस मॉडल, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इस मॉडल को समझने के लिए सिंपली आपको एक डायग्राम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये डायग्राम। अब देखो यही है हमारा साइटोक्रोम B6 वाला जगह, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम वाली जगह यही है पूरा। मैंने इसको जूम करके दिखाया हुआ है कि साइटोक्रोम जो है वो कैसा आपका होता है। देखो यहाँ पे
सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही स्मूथली एकदम दिमाग को ऐसे शांति से रखो और बस देखो। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम देखो पहले पिगमेंट सिस्टम 2 पे थे, पिगमेंट सिस्टम 2 के बाद फियोफाइटिन में गए, फियोफाइटिन के बाद हम लोग प्लास्टोक्यूनॉन में गए, प्लास्टोक्यूनॉन के बाद में हम लोग आ गए साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग कहाँ गए थे, प्लास्टोसायनिन में, प्लास्टोसायनिन के बाद कहाँ गए थे, पिगमेंट सिस्टम 1 में, पिगमेंट सिस्टम 1 के बाद कहाँ चले गए थे, फेरोडॉक्सिन में, फेरोडॉक्सिन के बाद NADP में। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस एरिया को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहीं पे से हाइड्रोजन आयन जो ऊपर का एरिया है वो क्या कहलाता है, ऊपर का एरिया स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है ऊपर का एरिया, और अंदर का एरिया क्या है, ल्यूमेन है, क्या है, ल्यूमेन है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, थोड़ा मोड़ा तो है ही, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करके कहाँ आना है, वो आना है ल्यूमेन में आना है, ठीक है। बाकी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ था उससे जो हाइड्रोजन आयन है वो तो यहाँ पे है ही है हाइड्रोजन आयन, बट और भी हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वही चीज़ क्यू साइकिल में होती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा आपकी डिटेल का काम तो नहीं है, बट समझे रहो, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, किससे आया 2 इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से आया, किससे आया, प्लास्टोक्यूनॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, लुक एट दिस। अच्छा, पिगमेंट सिस्टम 2 से आया है अभी, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचा, प्लास्टोक्यूनॉन में पहुंचा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन H2 के पास में आया हुआ है। अब यहाँ पे ये H2 इसलिए क्योंकि अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ एंटर कर गया है, लुक एट दिस, स्ट्रोमा से आ गया ना। यहाँ पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 हाइड्रोजन आयन भी जो है स्ट्रोमा से तुरंत अंदर की तरफ आ जाएगा, लुक एट दिस, 2 हाइड्रोजन आयन जो है अंदर की तरफ आया, क्या बना लिया, पहले प्लास्टोक्यूनॉन था, अब उसके साथ में हाइड्रोजन आयन भी मिल गया, तो 2pQH2 हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया इसने जाकर के, जैसे ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ये है आपका साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही ये PQH2 जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचा, इसने इलेक्ट्रॉन को किसको, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया जा करके इसने प्लास्टोसायनिन के पास में। इसको साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई साइटोक्रोम से मिलके बना होता है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो कई साइटोक्रोम, जैसे कि देखो एक तो साइटोक्रोम F है आपका, एक साइटोक्रोम Bl है आपका, एक साइटोक्रोम BH है आपका, है ना, तो ये सभी क्या है, साइटोक्रोम हैं, सभी साइटोक्रोम हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आए ना प्लास्टोक्यूनॉन के पास में, ध्यान सुनिएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास में आ गया था, इसके पास में, अब ये साइटोक्रोम में आया, जब ये साइटोक्रोम में गया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन केवल प्लास्टोसायनिन के पास में जाएगा। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस लौट करके दोबारा जो है साइटोक्रोम Bl के पास में, फिर BH के पास में, और फिर वापस लौट के प्लास्टोक्यूनॉन के पास में चला जाएगा। बात बच्चों सब लोग समझ में आ गई ना एकदम से, पहले मुझे बताओ, सबको एकदम अच्छे से बात समझ में आई ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना, हुई है तो बताओ, मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, सिंपल है ना, इसमें कोई, बताओ। मैं बहुत जानते हो, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ और बहुत ठीक ठाक लेवल पे बता रहा हूँ। ये मतलब उन बच्चों के लिए है जो फोटोसिंथेसिस पहली बार पढ़ना चाहते हैं और अच्छी खासी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सॉलिड है। हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ तनु, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो मैं फिर से आपके सामने बता देता हूँ आपको। ओके, तो 1 मिनट रुके रहना, मैं एक डायग्राम बगल में रख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। 1 मिनट रुके रहना, मैं एक तुरंत आपके सामने लाइव थोड़ी सी स्लाइड क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट रुके रहना, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। इस वाले डायग्राम को उठा लेते हैं ना हम लोग, नहीं इस वाले को उठाते हैं, ये वाला ज़्यादा सही पड़ेगा, पर ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। कोई ढंग का हो अच्छा सा मेरे पास में, अपना वाला उठा दूँ। अच्छा, यहाँ फियोफाइटिन मैंने लिखा हुआ है, अपने वाले डायग्राम जो मैंने बनाया था, यही उठाते हैं ना। अरे ये तो मैंने पूरा डायग्राम बनाया ही हुआ है यार, हद है, बस मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो, 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 कहीं जाने की ज़रूरत नहीं यार आप लोग को। देखो यहाँ पे, देखो, ओके, लुक एट दिस, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, मैंने बनाया हुआ था इसको, अनअकैडमी के लिए बनाया हुआ था,
बट नाउ लुक एट दिस, बहुत सिंपल डायग्राम। फियोफाइटिन तक इलेक्ट्रॉन आया, राइट, फियोफाइटिन तक इलेक्ट्रॉन आया। देखो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, फिर उसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचा कहां पे, फियोफाइटिन के पास में। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया किसके पास में, प्लास्टोक्यूनॉन के पास में। इसको आप भूल जाओ, होता है बीच रास्ते में ये भी, पर इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप कहां पहुंचा दो इलेक्ट्रॉन को, फियोफाइटिन के पास में पहुंचा दो। किसके पास में, सॉरी, फियोफाइटिन से कहां पहुंचा दो, प्लास्टोक्यूनॉन के पास में पहुंचा दो। कहां पहुंचा दो, प्लास्टोक्यूनॉन के पास में पहुंचा दो। फियोफाइटिन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, कहां चले आए, प्लास्टोक्यूनॉन के पास में चले आए। ठीक है, अब प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है, यहां पे आप 2 हाइड्रोजन आयन करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जो प्लास्टोक्यूनॉन है, प्लास्टोक्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है FeS को, फिर उसके बाद साइटोक्रोम F को। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करते हैं किसको, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में। कहां अंदर एंटर करते हैं, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में। जो पूरा नीला ब्लू प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स इज अ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना मेरे भाई, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसायनिन और फिर पिगमेंट सिस्टम 700 के पास में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला आया, एक इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्यूनॉन का वो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम L के पास में, फिर साइटोक्रोम B6H के पास में, और दोबारा एक इलेक्ट्रॉन लौट करके फिर प्लास्टोक्यूनॉन के पास में। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो समझ रहे हो ना मेरी बात, इसके पास में कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करने की है, किसके पास में, फियोफाइटिन के पास में। बट प्लास्टोक्यूनॉन हैव कैपेबिलिटी टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए फियोफाइटिन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है ना, तो जैसे ही फियोफाइटिन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फियोफाइटिन क्या हो गया, खाली हो गया। तुरंत फियोफाइटिन फिर से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भर लेगा। तो जाहिर तौर पे जब दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन लौट के यहां से आएगा, तो फियोफाइटिन तब तक इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, फिर से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ये FeS के पास है, फिर साइटोक्रोम F, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। इस बात को आप ध्यान में, अगर प्लास्टोक्यूनॉन कैरी केवल एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे आप ध्यान में रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन भले वो एक ही ट्रांसफर करता है, बट एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में कितने हाइड्रोजन आयन अंदर आते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन अंदर आते हैं। ट्रांसफर एक ही हो रहा है ना, ट्रांसफर तो 2 नहीं हो रहा है ना, भले इसमें 2 रहा है, बट ट्रांसफर कितना हो रहा है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने में कितने हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से आते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से आते हैं। समझ में आया आपको तनु, अब समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया मैंने जो बताया, सभी बच्चों को समझ में आया ना। और नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और आपको बता सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में। ठीक है, मैं उसके सामने भी रख के आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा मैं बना देता हूं।